आज हमारी विशेष चर्चा का विषय होगा गहन जांच के बाद जारी फाइनल वोटर लिस्ट। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है गहन जांच के बाद जारी फाइनल वोटर लिस्ट। तो बिहार की सियासत की बात आज भी होगी, चुनाव आयोग की भी बात होगी और गहन जांच के बाद जारी फाइनल वोटर लिस्ट, क्या कुछ रिएक्शंस रहे हैं इसमें राजनीतिक दलों के, ये भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार इस समय जुड़े हुए हैं, चुनाव आयोग के प्रतिनिधि भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन संजय जी के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजय जी, सबसे पहले तो मैं ये जो एसआईआर हुई है इसके जिस तरह से जो रिएक्शंस आ रहे हैं और जिस तरह से पूरी प्रक्रिया चली, उसका एक पहलू है चुनाव आयोग ने बहुत मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पारदर्शिता के साथ बहुत काम किया है। आरोप लगाने से पहले लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। मैं एक तो एसआईआर की जरूरत और इस पूरी प्रक्रिया में मतलब इतना आसान नहीं था ये करना, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, आपने काफी विस्तार में बताया कि कितनी संख्या थी, कितने लोग हटे पहले चरण में जिस समय ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया गया, और अब जब एक फाइनल के पहले एक और, क्योंकि इसके बाद एक और मौका दिया जा रहा है, वोटर लिस्ट जारी किया गया। इस बीच में जो भी कंट्रोवर्सी हुई, मैं वो ये मानता हूं कि ये जो भी कंट्रोवर्सी कांग्रेस पार्टी ने, आरजेडी ने या बाकी उनके जो भी सहयोगी दल हैं, उन्होंने खामखा एक कंट्रोवर्सी खड़ी की। इसके पीछे मूल कारण जो था वो देश भर में, मतलब अगर आप अपना काम नहीं करेंगे, आपको लोग अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप चुनाव हारेंगे, और जिसके प्रति व्यक्ति की विश्वसनीयता होगी, जिस पार्टी के प्रति, उसके नेता के प्रति, उसको लोग जिताते हैं चुनाव में। हर बार आप मान कर चलते थे कि 5 साल के बाद किसी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। मोदी सरकार ने या कई राज्यों ने जिसमें बीजेपी है और भी पार्टियां हैं, जैसे टीएमसी वेस्ट बंगाल में या तमिलनाडु में, ये फिर से जीत करके आए तो एक प्रो इनकम्बेंसी का भाव भी निकल करके आता है, जो मतलब पिछले काफी समय से उसकी एनालिसिस होती रही है। अब बिहार में एक एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, एक बहुत ही वेलकम प्रक्रिया है, क्योंकि अगर आप जितने भी चीज देख लें, अगर ये राहुल गांधी जिस चीज का आरोप लगा रहे हैं उसका भी काट कहाँ है, एसआईआर में ही है ना। जब एसआईआर में ही उसका काट है और बिहार में प्रक्रिया चल रही है, तो खामखा आप ये किसी भी तरह का वोटर्स के माइंड में एक कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो रियलिटी एक उनके सहयोगी योगेंद्र यादव के बयान में भी सामने निकल करके आ गया। चुनाव आयोग काफी पारदर्शिता के साथ हमारे यहाँ चुनाव करवाता रहा है। यदा कदा यहाँ वहां कुछ गड़बड़ियां हो गई, या वोटर लिस्ट में, चलिए मतलब इतने लंबे समय से किसी समय में ये है कि अब तो आधार से, मतलब एक आधार के साथ उसका लिंकेज शुरू हुआ है, तो फिर भी एक जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है कुछ साल पहले से। लेकिन इस प्रक्रिया को अगर समाप्त करना है, और हमारे यहाँ जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जो देशवासी हैं, वही वोटर हो सकते हैं। अब इसमें तो कोई संदेह नहीं, या कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि बिहार के सीमांचल या बाकी अन्य कुछ जगहों पे घुसपैठिए नहीं आए हैं, तो वो किसी डिनायल मोड में रह रहा है। मतलब बिल्कुल ये इसका एक राजनीतिक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन जब आप जमीनी हकीकत की बात करेंगे तो जाहिर तौर पर जो एसआईआर हुई है उसका मकसद ही यही है। और अक्षय राउत हमारे साथ, फॉर्मर डीजी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जुड़े हुए हैं। अक्षय सर, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि दरअसल जो चुनाव आयोग का मोटो है कि एक भी योग्य वोटर छूटने ना पाए और कोई भी जो अयोग्य है वो जुड़ने नहीं पाए, इसके लिए सारी प्रक्रिया है। इसके इस आलोक में एसआईआर की कितनी जरूरत और कितनी गहन, कितनी विस्तार से ये प्रक्रिया की गई? एसआईआर करने की वजह तो यही है कि कोई अयोग्य व्यक्ति नहीं रहे, सारे योग्य व्यक्ति आ जाएं। और 7.24 करोड़ था अगस्त 1 में जो ड्राफ्ट रोल निकला था, और आज जो है वो 7.42 करोड़। 65 लाख को जो निकाला था इलेक्शन कमीशन, वो ऐसे ही रहा है, क्योंकि उनको वो पाया गया है कि जिनको निकाला है मोटा मोटी वही लोग बाहर ही रहे हैं। बल्कि उसके बाद भी और 3.5 ऑब्जेक्शन के बेसिस पर निकाले गए हैं। और ये बात मत भूलिए कि 21.5 करोड़ जुड़े गए हैं, और मुझे लग रहा है कि इसमें से करीब 18 लाख लोग ऐसे होंगे जो कि यूथ है, जो कि 18 साल होने के बाद उनको जोड़ने का योग्य पाया गया है। तो ये प्रोसेस जो एसआईआर किया गया है वो एक अपना लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा है, और जो नया असेंबली इलेक्ट करेगा, जो लिस्ट ऑफ इलेक्टर, वो आज जारी हुआ है। और इसमें एक बड़ी चीज मैं अभी बोलने जा रहा हूं, काफी सारे प्रोटेस्ट हुआ, कुछ नॉइज हुआ, कुछ डिबेट हुआ, लेकिन वो अभी अंत
तक पहुंच गया है। अभी जैसे होता है ना, एक हमारा बॉलीवुड फिल्म बोलता है, बोलते हैं कि कैमरा रोल एक्शन जैसे होता है, जी। आज इलेक्ट्रल रोल बन गया, उसके बाद एक्शन का समय आ गया। अभी मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो कंप्लेंट्स ग्रीवेंस एग्जॉस्ट कर चुके हैं, और जो इलेक्शन कमीशन उसमें जो सहूलियत और लाना चाहिए और जो लाभ पाए वो कर लिए हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने तरफ से 2-4 सहूलियत की इशारा या ऑब्जर्वेशन या डिसीजन जोड़ा है। तो एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म बना है, और जो एक तंदुरुस्त इलेक्टोरल रोल बना है, जो कि बनना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अगर ये सही नहीं होता तो ये इन्यूमरेशन का फेज हुआ, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली मैंडेटेड फेजेस हैं। और बहुत सारे जितना कंप्लेंट्स आ गया, उसको जो 243 ईआरओ होते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, वो उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। और ये मेरे को ऐसा लग रहा है, और मेरा जो सहयोगी हैं वो बहुत पुरानी जर्नलिस्ट भी हैं, जी। मुझे नहीं लग रहा है कि आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कोई इलेक्शन की इलेक्टोरल रोल को इतना सस्पेंस और इतना इगरनेस के साथ अपेक्षा किया गया है जो बिहार का। इवन 2024 के जो नेशनल इलेक्शन में जो इलेक्टोरल रोल था उसका भी अपेक्षा नहीं, क्योंकि 20 साल के बाद ये पहला इलेक्टोरल रोल है जो एसआईआर के साथ हुआ है। अभी शायद धीरे धीरे ये सारे स्टेट्स में होगा, पूरा देश में हो जाए, वो इलेक्शन कमीशन का अपना टाइमिंग वो डिसाइड करेंगे। लेकिन ये एसआईआर की बेसिस पर ये पहला इलेक्टोरल रोल है, इसलिए सबका अपेक्षा था कि क्या रूप होने वाला है। ड्राफ्ट में ऐसा था, अभी फाइनल में क्या होने वाला है। लेकिन अभी जो इलेक्टोरल रोल बना, ये फाउंडेशन बनेगा जो कि नया असेंबली का चुनाव करेंगे, जो कि नवंबर 22 के बाद आएगा। अभी उसके बाद इसके आगे आगे रोल आउट होगा। अभी रिव्यू करेंगे इलेक्शन कमीशन जाके बिहार में, फिर इलेक्शन डेट अनाउंस करेंगे। लेकिन सबसे जो फाउंडेशनल चीज है वो इलेक्टोरल रोल है। और आप एक चीज ना भूलें, कोई भी नहीं भूलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं भूलना चाहिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन का। और वो एसआईआर के तरीके से करे, समरी रिवीजन की तरीके से करे, प्री इलेक्शन रिवीजन के तरीके से किए। आज की माहौल देख के, जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड देख के इलेक्शन कमीशन डिसाइड किया कि एसआईआर करना है। और सुप्रीम कोर्ट ही बोला भाई ये इनका अधिकार है कि ये कैसे करेंगे, वही डिसाइड करें। और वो डिसाइड करते करते हम लोग आजकल 7.4 तक पहुंचे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने वाला है जो शायद दूसरे लोग सोच नहीं पा रहे हैं। बिहार की इलेक्शन की टर्नआउट हमेशा लो 60% से बिलो रहा है। एक कारण ये है, और आप जानते हैं कुछ चीजों के साथ मैं बहुत अच्छी तरह से जुड़ा था कि लोग कैसे आके रजिस्टर करें, वोट दें, वो तो उसका तो इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर आपकी डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा रहेगा बेस, क्योंकि भाई जो डेड हैं वो रहेंगे, जो माइग्रेंट वोटर्स हैं वही रहेंगे, डुप्लीकेट वोटर रहेंगे, टर्नआउट का परसेंटेज तो कम हो जाएगा। अभी मेरे को लग रहा है कि इस इलेक्शन में टर्नआउट का परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर रियलिस्टिक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जी ठीक है। आपके पास और भी सवाल को लेकर हम आते हैं अक्षय जी, लेकिन उससे पहले संजय सिंह जी, आपने देखा कि आज जब ये लिस्ट जारी की गई, उसके बावजूद सभी संतुष्ट नहीं हुए हैं। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक दल कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छा है, इसका स्वागत किया है, लेकिन अभी भी आरजेडी जैसे दल कह रहे हैं कि अभी तो हम इसकी समीक्षा करेंगे, अभी इसमें बहुत सारी चीजें नहीं आई हैं। तो ये आपको लगता है कि दरअसल विरोध से ज्यादा ये राजनीतिक विरोध है, यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है इसकी? ये पूर्णतः राजनीतिक विरोध है, और मेरा ये मानना है कि ये डेंजरस राजनीतिक विरोध है, क्योंकि इसके माध्यम से लगातार आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूशन जो काफी पारदर्शी रहा है और बहुत सारे समय से लगातार वो अच्छे चुनाव करवाता रहा है। आप चुनाव दर चुनाव देखिए क्या होता है। हम लोग कितनी चर्चा करते हैं कि एक व्यक्ति के लिए, एक वोटर के लिए गांव में सड़कों, मतलब वो पैदल लेकर के जाते हैं जंगल में, पहाड़ में, जहां तहां नक्सलाइट जोन में, टेररिस्ट इन्फेक्टेड जोन में, वहां जाकर के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब आप पूरे चुनाव पे दाग लगा देते हैं कि ये प्रक्रिया ही गलत है। मतलब जो भी चुन करके आ रहा है, जब वो विपक्ष वाले जो ये आरोप लगा रहे हैं, जब वो चुन करके आ जाते हैं तो वहां सब ठीक रहता है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब एसआईआर बिहार में आया है क्योंकि इसके पहले आप बाकी प्रदेशों में जहां आप बुरी तरह चुनाव हार गए, या लोकसभा के बाद जहां आप हार गए, विधानसभा के तमाम चुनाव आप हार गए, तो आप किसी भी तरह अपने वोटर को एक मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं जी, हम तो ठीक थे। क्योंकि आपका जो सपोर्टर है, आपका जो कार्यकर्ता है, उसको आप किसी तरह के एक मरीचिका में रखना चाहते हैं।
एक डिल्यूजन में रखना चाहते हैं और वहां उसको बताना चाहते हैं कि हमने काम किया लेकिन गड़बड़ी वहां है। वोटर इस चीज को समझता है। वोटर उनके इस बात से इंपैक्टेड नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। बिहार एक आपके सामने अब चुनाव आने जा रहा है, वो इंपैक्टेड नहीं हुआ। तो अब ये क्या करेंगे? कल तक इलेक्शन कमीशन को जिस तरह की बातें कही गई हैं वो एक मैसेज हमारे देश के लिए और बाहर के लिए भी, और बहुत सारी इसमें मतलब ये भी मेरा मानना है कि बहुत सारे तरह की फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व है जिनकी हम चर्चा कई बार नहीं करते हैं। तो इस तरह की जब चीज होगी, आज जब वोटर लिस्ट जारी होगा, और मतलब मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, ये सार्वजनिक वो है कि एक डेडलाइन के तहत इलेक्शन कमीशन को, कि बिहार का जो है 3rd वीक में नवंबर में असेंबली का डेडलाइन एक्सपायर करेगा, उसके पहले चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होनी है। उसके पहले चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होनी है तो अगर आप बैकवर्ड काउंटिंग में जाएंगे तो काउंटिंग, जो वोट की काउंटिंग है उसके कुछ दिन पहले हो जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन अनाउंस करने के लिए बिहार के लिए अब दिन बचे नहीं है। तो आप क्या कहेंगे अभी उन तमाम लोगों को जिसके लिए आप एक वोट अधिकार यात्रा कोई बिहार में चला रहे थे और वहां आप तमाम बातें कह रहे थे, तो उनको आप क्या कहेंगे? तो इसलिए ये जो बात कह रहे हैं वो बात वही है जो पहले कह रहे थे। उसका सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए, वहां पे आपको राहत नहीं मिली, वहां आपके लिए कोई फेवर में कोई जजमेंट नहीं आया, भले ही जो चाहे जो ढोल पीट ले। तो इसलिए ये जो उनकी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया एक तरफ चलती रहेगी। इलेक्शन कमीशन चुनाव की प्रक्रिया, ये SIR का रिवीजन भी ऐसे समय में हो रहा है जिस समय ये मान लीजिए कि इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। अक्षय जी, एक बात आपने देखा होगा कि इस बार ये, हालांकि मैं इसके बहुत राजनीतिक पक्ष में आपसे नहीं उत्तर उसका जानना चाहूंगा, लेकिन जाहिर तौर पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप आरोप लगाए गए चुनाव आयोग के ऊपर, और पारदर्शिता नहीं बरत रहा है चुनाव आयोग, और शुरू से जब से ये जारी हुआ कि जानबूझकर वोटर्स को निकाला जा रहा है, इस तरह के तमाम सारे आरोप अंत तक लगाए गए। कैसे ये जो पूरी प्रक्रिया रही है पारदर्शी रही है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें हर एक वोटर का जो योग्य है उसका ख्याल रखा गया है, ये सुनिश्चित करने के लिए ये बात आप कैसे बताएंगे, हमारे दर्शकों को कैसे समझाएंगे कि दरअसल जो कुछ हुआ है वो पाक साफ है, वो पारदर्शी है? जो भी कुछ हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और लीगल अरेंजमेंट की तरह से हुआ है, और इसका बहुत एक बड़ा, अगर इंस्टीट्यूशनल देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरा सपोर्ट किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे बहस के बाद, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत भी अपने तरफ से इलेक्शन कमीशन को बोला कि साहब ये देखिए, टाइम के हिसाब से, आइडेंटिटी के हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये थोड़ी सहूलियत कर दीजिए। मैं तो संजय जी की तरह वो राजनीतिक प्रक्रिया की तरफ से नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो दायित्व दिया गया है, ECI को, इलेक्शन कमीशन को जो दायित्व दिया गया है, पार्लियामेंट को जो दायित्व दिया गया है, मुझे लग रहा है कि वो दायित्व बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, और उसके लिए पूरे कंट्री और सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर भी जिम्मेवार होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, बेबी और बाथ वाटर। पार्लियामेंट के अंदर बाहर कंप्लेंट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करें, अपना पक्ष रखें। देयर आर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो आपकी इस तरह का कंप्लेंट को हैंडल कर सकते हैं। एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। उनके पास आए भी रहे हैं, और आप उनके समक्ष आपके दावा रखिए, वो फिर आपको निर्णय देंगे। लेकिन आप बेबी के बाथ वाटर के साथ बेबी को ही फेंक देंगे बाहर, तो ये तो बहुत अच्छा नहीं है ना, कि हमारा ये गड़बड़ है, ये खराब है, पुरानी इलेक्शन आपने 2 साल पहले हुआ था, उस इलेक्शन में चोरी हुआ था। ये मुझे लग रहा है कि इससे फिर हमारा क्या होता है ना, पूरा धूमिल हो जाता है, पूरा केओटिक हो जाता है। ये अच्छा बात नहीं है। और दूसरी बात, अगर 1 मिनट के लिए अपना इलेक्टोरल रोल के ऊपर आ जाए, जो कि बिहार के इलेक्टोरल रोल के ऊपर अभी भी दरवाजा बंद नहीं है, क्योंकि जो हमारे लीगल अरेंजमेंट में आज की इलेक्टोरल रोल के लेके आपको अगर कोई समस्या है, आप डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास अभी भी पिटीशन कर सकते हैं। दूसरी बात है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी में नॉमिनेशन होने की 10 दिन पहले तक आप अपना नाम जोड़ना चाहें तो भी जोड़ सकते हैं। मतलब पूरा दरवाजा भी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे लीगल सिस्टम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, हमारे जो अथॉरिटीज हैं, उसमें इतना ये सिस्टम इतना तंदुरुस्त है, चेक्स एंड बैलेंसेस इतना अच्छा है। और आप एक बार अगर क्रेडिबिलिटी का बात आ जाए, तो क्रेडिबिलिटी किसका कर रहे हैं आप लोग? 38 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, जैसे बताया 243 हैं इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 90 लाख हमारा, 90,000 हमारा तो BLO है, और पूरा देश की पूरा सिस्टम है। ऐसे नहीं कि खाली 2-3 लोग बैठ के कुछ कर रहे हैं, ये वाली नहीं है। पूरा सिस्टम अगर A to Z कंप्रोमाइज होगा, अब फिर कंप्रोमाइज हो सकता है। मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला,
कि बोला कि भाई समस्या जो है यहाँ ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट की है। मुझे लग रहा है कि यही बात है, और हमें ट्रस्ट को फेंक देना नहीं चाहिए, फिर देश चलेगा कैसे। मुझे लग रहा है कि एक कुछ बेसिक चीजों पर हमारा ट्रस्ट रहना चाहिए, और इलेक्शन के मुझे लग रहा है कि अभी आगे बढ़ना चाहिए। अभी इलेक्टोरल रोल आ गया, अभी आप पॉलिटिकल हो जाइए ना, पूरा कैंपेन करिए, अपना एजेंडा रखिए, मैनिफेस्टो रखिए, आगे बढ़िए, और पूरा वोटिंग जो सा इलेक्टोरल रोल से अभी पोलिंग स्टेशन की तरफ एक्शन चला जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल आपने कहा, सही बात है। कई कई महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। एक तो ये है कि दरवाजे अभी भी बंद नहीं हुए हैं, जिनके नाम नहीं जुड़े हैं वो नॉमिनेशन फाइल होने के 10 दिन पहले तक भी उनका नाम जुड़ सकता है, और किसी को अगर ऐतराज है तो वो अपनी पिटीशन दे सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, और उसके बाद अगले चरण में सीओ के पास भी। बहरहाल इस पर और आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो पॉलिटिकल इस पूरे विषय पर रिएक्शंस आए हैं उनकी बात कर लें कि ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी किए जाने पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो प्रतिक्रिया दी है उसकी बात कर लेते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले निश्चित रूप से यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करेगा, और जो सही मायने में बिहारी वोटर हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिलेगा। जो मर गए, विरोधी दल तो चाहते ही थे कि मरे हुए भूत आकर के वोट दें, लेकिन वो अब नहीं होगा। जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनका वोट रद्द हुआ है, जो मृत हो गए उनका वोट रद्द हुआ है, जो कहीं और चले गए उनका वोट रद्द हुआ है। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चुनाव ने काम किया है। जो आंकड़े सामने आए हैं इसी का अनुमान हम लोग लगा रहे थे। 65 लाख के करीब इसमें से नामों को काटा गया और लगभग 12-1 लाख के करीब इसमें नामों को जोड़ा गया है। मैं ये मानता हूं कि चुनाव आयोग ने एक बहुत ही गहन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से अब रिवाइज करके एक फ्रेश वोटर लिस्ट तैयार की है, जिसमें संभवतः अब कोई और धांधली के आरोप नहीं लगाए जा सके। चुनाव आयोग के द्वारा जो SIR कराए गए थे उसका फाइनल वोटर लिस्ट आज प्रकाशित कर दिया गया है, लेकिन उसमें सारे डिटेल्स अभी सामने नहीं आए हैं। पार्टी की ओर से भी सभी बूथवार सारे मामले को दिखवाया जाएगा, और सारे मामले और सारे तथ्यों की जानकारी के बाद विस्तृत रूप से इस पर जानकारी दी जाएगी। बिहार के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जारी सूची को अपने स्तर से गहन पुनरीक्षण करेंगे कि कितने लोगों के नाम कटे और कितने लोगों के नाम जुड़े। संजय जी, आपने सुना राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया, और कांग्रेस कह रहे हैं कि अभी हम अपने स्तर पर इसका गहन पुनरीक्षण करेंगे। यानी कि जब 90,000 BLOs के साथ में राजनीतिक दलों के भी इतने ही लगभग BLAs जो एजेंट्स थे बूथ लेवल, वो उनके साथ में ये प्रक्रिया चल रही थी, तब ये नहीं पूरा हो पाया था। देखिए, समस्या यह है कि राहुल साहब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हर चुनाव के पहले हमेशा जो वोटर लिस्ट है उनके जो भी बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनको दिया जाता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसके पहले क्या आरोप था? EVM हैक किया जाता है, EVM की चोरी हो जाती है, वो तमाम चीजें हो गई। फिर उसके बाद राहुल गांधी जी आ गए कि सारा जो है ऑनलाइन डिलीशन हो गया। फिर उसमें जब मसला फंस गया कि ऑनलाइन डिलीशन नहीं हो सकता, उसके बाद वो जो लेकर के आए थे कि इसका नाम कट गया और ये इसको मरा हुआ कहा गया, ये जिंदा है, और इसके तमाम जगह आ गए, वो भी दावा चैलेंज हो गया। जिनके बारे में कहा गया था वो सामने निकल करके आ गए। आप कहीं ना कहीं किसी बहाने को ढूंढ रहे हैं जिनका उत्तर उमर अब्दुल्ला ने दिया था। उमर अब्दुल्ला इन्हीं के सहयोगी थे, कश्मीर में 7 चुनाव लड़े थे। उन्होंने क्या कहा था कि जब हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस अपने चुनाव का एग्जाम्पल दिया था। अब बच गई बात बिहार में जो अभी कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि सारे लोग मिल करके इसका निरीक्षण करेंगे। इतने समय से इलेक्शन कमीशन ने जब ओपन किया था कि भाई आप आइए और कौन कौन ऑब्जेक्शन है वो आप ऑब्जेक्शन दीजिए, उनकी संख्या क्या थी? मिनिस्क्यूल संख्या थी। इंडिविजुअल लोगों ने अपने अपने आपत्ति दर्ज कराया। उसके बाद अचानक एक बार एक साथ कांग्रेस लेकर के एक बाढ़, लास्ट डे उन्होंने कुछ अजीब सा एक फाइलिंग किया। तो इस तरह की प्रक्रिया, देखिए, वोटर कोई झांसे में आने वाला नहीं। ठीक है, आपकी बात, ये जो आपने अंतिम बात की कि वोटर झांसे में आने वाले नहीं, दरअसल वोटर जो है वो बहुत समझदार है, बहुत सयाना है, वो सारी प्रक्रिया को बहुत करीब से वो देख रहा है। वो पुरानी बात नहीं कि आप किसी को कुछ भी बताएं और वो समझ जाएं, तो वो समझाने से समझने वाले लोग नहीं है। बहुत ट्रांसपेरेंट चीजें हैं, वो सामने से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो अपने विवेक से उसका निर्णय करेंगे। बहुत शुक्रिया अक्षय राउत जी आपका और संजय सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।